नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको एक ऐसी बुंदेली बेटी से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने पहाड़ों पर चढ़कर एक कीर्तिमान बनाया है। चलिए मिलते हैं सोनिया कुशवाहा जी से। नमस्कार सोनिया जी। सोनिया जी, बुंदेलखंड का नाम आपने पहाड़ों तक, ऊंचाइयों तक आप ले गई हैं, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। आप हमें परिचय दीजिए अपना, कहाँ की रहने वाली है? हम झांसी के रहने वाले हैं। झांसी में कहाँ रहते हैं? उन्नाव में बाहर रहते थे, अभी कुछ समय पहले से यहाँ सूजेपुर खिड़की में आ गए हैं, वहीं पे रहते हैं। तो आपका पढ़ाई लिखाई हमारी झांसी में ही हुई? झांसी में तो हमने बहुत कम पढ़ाई की है ना, 9th तक यहाँ लोकबंधन स्कूल है नरिया बाजार में, जी जी, वहाँ से पढ़ाई की है। बाकी फिर हमने मध्य प्रदेश से पढ़ाई की है पूरी। जैसे कि आपने बातचीत में बताया कि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी रही बचपन से ही, तो कहाँ कहाँ आपने तालीम ली और किस पायदान वाइज आप कैसे आगे बढ़ी? हमने स्टार्ट तो LBA में जो लक्ष्मी विज्ञान मंदिर आतिकल पे, वहाँ से स्टार्ट किया। हाँ, खंडेरागढ़, तो वहीं से स्टार्ट किया है खेलना। वहीं से खेलना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से हॉस्टल्स के लिए ट्रायल दिए, तो हॉस्टल के लिए ट्रायल दी तो सिलेक्शन हो गया था वहाँ इंदौर में, MP में है जो, तो वहाँ रहे 1 साल। फिर उसके बाद और अच्छे हॉस्टल के लिए ट्राई किया भोपाल के लिए, फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो बस ये इन्हीं जगहों से खेल प्रैक्टिस। अब कहाँ कहाँ आपने खेल का जलवा दिखाया? बहुत सारे इंडिया के, तो बहुत सारे जैसे हरियाणा में हम लोग को सबसे ज्यादा टूर्नामेंट होता है, हरियाणा के रोहतक वगैरह में, या सोनीपत हुआ, यहाँ हम लोग के सबसे ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं। कुछ भी टूर्नामेंट होता है ऑलमोस्ट वहीं, क्योंकि वहाँ खेल के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, ग्राउंड भी बहुत अच्छे हैं उस जगह। राजस्थान और केरल वगैरह भी गए हैं खेलने के लिए। बैंगलोर में बहुत अच्छा ग्राउंड है, वहाँ भी होता है। तो ऐसे इंडिया के ऑलमोस्ट स्टेट गए हैं खेलने के लिए। तो जो आपने इस खेल के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं, जिसमें आपको खुद पे भी आप गर्व करती हैं, वो देखना तो खैर कर ही रहा है, उनका भी उल्लेख कीजिए। मतलब किस टाइप के सारे टूर्नामेंट्स का? मतलब जो आपने बड़े टूर्नामेंट का जिक्र। हम नेशनल लेवल पे हमारे पास मेडल है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है जिसमें पूरे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है खेलने के लिए, उसमें भी हमारे कंटिन्यू 2 गोल्ड मेडल हैं। इसके बाद फिर आप खेलों की वजह से आप रेलवे ने आपको अडॉप्ट किया, खेल कोटा में आपको सर्विस दी, नौकरी दी। जी। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि हम मतलब नेशनल में मेडल रहता है तो आप रेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मेडल भी नहीं रहता है तो आप क्लास 4 के लिए कर सकते हैं। हमारे पास मेडल था तो हमने क्लास 3 के लिए अप्लाई किया था। मतलब ये जो रेलवे में मैंने ट्रायल दी थी, मैंने पहली बार किसी रेलवे में ट्रायल दी थी, उत्तर मध्य रेलवे में, जिसमें मेरा चयन हो गया था फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई और किस पद पे हुई? इलाहाबाद में हुई थी, जूनियर क्लर्क के पद पे। हम पार्सल ऑफिस में लगे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद आगे कैसे आप हमारी झांसी में या और आसपास आई? इलाहाबाद में क्या है कि वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस का उतना अच्छा हमें माहौल नहीं मिला, क्योंकि वहाँ टर्फ अभी लगी है, पहले नहीं थी जब हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो हॉकी का तो गेम ही टर्फ पे अब सारा, छोटे टूर्नामेंट से लेके बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी टर्फ पे ही होते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम होती थी, तो फिर मैंने सोचा अपने घर आ जाऊँ, इससे अच्छा, क्योंकि घर पे टर्फ भी थी, झांसी में टर्फ लग गई थी उस समय। तो अपना मतलब 1 साल बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 साल पूरे ऑफिस के एक ऑफिस के 365 दिन चक्कर काटने का था मेरा। तो कि हमें तो ट्रांसफर करना है, ठीक है, झांसी अपने घर आना है, हमें खेलना है, प्रैक्टिस करनी है। घर का तो इतना मोह नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे थे तब से घर से निकल रहे थे, हॉस्टल्स में पले बड़े हम लोग, तो इतना घर का मोह नहीं था। ये था कि हाँ बस प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, इसीलिए हमें झांसी ठीक लगा, तो हम कोशिश करके झांसी आए। फिर झांसी में भी ये था कि टर्फ पे उस समय खेलने को नहीं मिलता था, नई टर्फ लगी थी, बंद रहती थी अधिकतर, क्योंकि उसकी ओपनिंग नहीं हुई थी, और CM से ओपनिंग करवानी थी, इस वजह से वो बंद था, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था CM के पास। तो इस करके हम वहाँ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ग्रास में थोड़ा बहुत ही हो पाती थी। फिर यहाँ से ट्रांसफर लिया कि ग्वालियर में अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो फिर ग्वालियर से लिया, तो ग्वालियर में होती है अच्छी। ग्वालियर में वर्तमान में किस पद पे आप हैं वर्तमान में? अभी इस समय हम कार्यालय अधीक्षक के पद पे हैं। तो सुनिए जी, ये बताइए कि जैसे आपको खेल कोटा में आपकी हुई, तो आप रेलवे का काम और खेल का संतुलन कैसे बिठाती है? किस तरह का टाइम टेबल रहता है आपके साथ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है, और रेलवे ने चूंकि आपको हायर किया हुआ है, तो उसका भी थोड़ा बहुत काम तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अब कार्यालय अधीक्षक के पद पे है तो काम तो होता है। हाँ, ये तो बड़ी पोस्ट है, तो काम तो करना पड़ता है। बट ये कि रेल ने मतलब 7-8 साल हो गए रेलवे में आके,
वहीं पर है। अच्छा रेल हमेशा हाफ डे का लेटर बना देती है और हम हाफ डे ड्यूटी करते हैं। अच्छा। ऐसे सुबह जाते हैं वही 10 बजे जाते हैं, 2-1:30 बजे वापस। जी। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके अपना शाम की प्रैक्टिस तो करते हैं, और सुबह तो क्या है जल्दी प्रैक्टिस होती है, तो अपना सुबह 6 बजे से तो फिर लेके जहाँ रहो वहाँ तालमेल की गुंजाइश बन जाती है। हाँ। और रेलवे में मतलब आज तक हमें सारे जो मेरे ऊपर बॉस है, ऑफिसर्स वगैरह बहुत अच्छे मिले। वो समझते हैं स्पोर्ट्समैन की प्रॉब्लम समझते हैं, तो थोड़ा लेट उसकी किया जीवन जाता शैली को है। समझते हाँ, थोड़ा लेट वेट हो जाते हैं तो नहीं बोलता, कंटिन्यू लेट होने में तो कोई भी बोलेगा, बट बाकी थोड़ा कॉपरेट करते हैं स्पोर्ट्समैन को। अच्छा, ये तो हुआ आपका हॉकी और उसका आपका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड। आपकी एक और विंग भी है जो आपने बातचीत में बताई कि आप पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखती हैं, और अभी एक पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ नया कीर्तिमान बनाया है, उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों। ये है कि देखिए हम खेल तो रहते हैं हॉकी में, और अच्छा खेल रहे थे। हाँ, और अच्छा खेल रहे थे, नेशनल लेवल पे खेल रहे थे, लेकिन इससे ऊपर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था जी। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। हाँ। और मुझे घूमने फिरने का शुरू से ही शौक था, तो मनाली वगैरह तो वैसे भी घूमने जाते थे ट्रिप, वहाँ पे पहाड़ देखते थे ऊंची ऊंची, तो मन करता था यार इन्हें चलो। अच्छा, टूरिज्म भी आपका एक हिडन शौक है। हाँ, ये भी है। बाइक से भी हम लद्दाख वगैरह जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, तो हम बस पहाड़ों को देखते थे कि इन्हें चढ़ना चाहिए, इनके ऊपर से खड़े होकर नीचे देखो तो कितना अच्छा लगेगा। आप पढ़ती थी, महसूस करती हाँ, और आप बोलते हैं ना जितनी ऊंचाइयों पे पहाड़ों पे जाएंगे आप नेचर को उतने करीब आएंगे, और मुझे मतलब नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। इस वजह से फिर मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली कि हाँ, कि पहाड़ों पे चढ़ेंगे कैसे। ऐसे तो नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो बस दिखने के लगते हैं कि चढ़ जाएंगे, जब आप उनके करीब जाओ ना तो वो बस वैसे दिखाई देंगे। और ऐसे पहाड़ों पे मतलब जो खड़े पहाड़ रहते हैं आप उन पे ऐसे नॉर्मली नहीं चढ़ सकते। तो फिर इसके लिए मैंने पूरा सर्च किया, जितना हो सकता लोगों से जानकारी ली। मनाली में भी बहुत सारे लोगों से मिले जो ये माउंटेनिंग के फील्ड में, फिर उन्होंने बताया कोर्स वगैरह करिए, इन सब से आपको चढ़ने को मिलेगा, तो फिर हम इस फील्ड में भी आ गए। अच्छा, तो उसमें फिर आपने क्या अचीवमेंट किया जो बुंदेलखंड वासियों को आप तक गर्व करना चाहिए? ये है कि मैंने फिर पहले तो मैंने कोर्सेज वगैरह किए कि जिससे माउंटेन में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, वो सिखाया गया। माउंटेन कैसे चढ़ेंगे, अगर वहाँ फंस गए तो कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें पहले इनके कोर्सेज होते हैं। तो अलग सावधानी के रूप में बताया जाता है। हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोर्सेज किए हैं। फिर कोर्सेज करने के बाद हमने फिर चढ़ाई करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने 4000 मीटर चढ़ाई की, फिर 5000, और अभी रिसेंट में 6000 मीटर की चढ़ाई करके आए हैं। उस चढ़ाई या उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ तक आप होके आए हैं? हम हिमाचल में स्थित माउंट सिनकुन बेस्ट है, उसकी चढ़ाई करके आए हैं, जिसकी मतलब फीट में 20,219 फीट उसकी हाइट है जी। वहाँ मैंने आपने भारतीय झंडा फहराया? जी, हम 15 अगस्त के दिन वहाँ पे भारतीय झंडा फहराए थे। अच्छा, सुनिए जी, अब आप और कितना ऊंचा जाना चाहती हैं, क्या सोचती हैं? हम बिल्कुल वर्ल्ड ऑफ द टॉप जो है उस पे जाना चाहते हैं, कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं? अपनी फिटनेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम वगैरह, साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं, और छोटे छोटे माउंटेन वगैरह अपने जहाँ तक हो सकता है चढ़ते हैं, ट्रैक वगैरह करते हैं प्रिपरेशन के लिए। और बाकी देखिए माउंट एवरेस्ट पे जाने का ऐसा है कि बहुत एक्सपेंसिव है, कम से कम 50 लाख तो चाहिए। तो उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ रहा है कि कोई स्पॉन्सर्स मिल जाए और हमें हेल्प हो तो हम एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। जी सोनी जी, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार का भी परिचय दें, क्योंकि बिना परिवार की सहमति के सहयोग से कोई भी, और खासतौर से बेटी, आगे नहीं बढ़ पाती। जी बिल्कुल, हमारा परिवार तो शुरू से सपोर्टिव रहा है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब हम तो बहुत मतलब आज से 20 साल पहले हम लोग बहुत पुअर थे, मतलब। तो और पापा हमारे थोड़ा, दादी थी तो वो लोग मतलब हॉकी खेलने के लिए इतना अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि शॉर्ट्स में खेलनी पड़ती थी। और फिर शाम को जा रहे हैं और लोग क्या कहेंगे। हाँ, और डार्कनेस हो जाती थी। सर्दियों में तो ये कि अंधेरा जल्दी हो जाता, तो अंधेरा हो जाता था, तब आ रहा है। तो आपको पता ही है कि इतनी बेटियां इतनी सेफ भी नहीं है, आज की डेट में भी कह लो तो उतना सेफ नहीं है। तो सब माँ बाप को डर लगता है, तो पापा तो करते थे, कन्विंस करके मम्मी कन्विंस करती थी हमारी। अच्छा। और मम्मी ने भेजा हमें खेलने के लिए, मतलब मम्मी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। फिर जब थोड़ा खेलने लगे तो फिर सबको लगने लगा कि आप इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे। लेकिन अब हॉस्टल पहुंच गए तो फिर पापा को ये था कि हाँ चलो हॉस्टल में खेल रही है, मतलब सेफ है। और आपके परिवार में कौन है? पापा, मम्मी और आपके भाई बहन? हाँ, एक बड़ी दीदी है, उनकी शादी हो गई है, और भाई है छोटा। बहन भी है? नहीं, बहन कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके कुछ ऐसे भी शौक हैं सोनिया के, जो सोनिया ने अब तक
छुपा के रखा है, बताती ही नहीं है? क्योंकि बहुत सारे शौक ऐसे भी होते हैं, आपका म्यूजिक में रुझान या कुछ चीज़ ऐसी होती है जो खुद के जीवन को जीने में मज़ा देती है। हाँ, मुझे ऐसे तो पेंटिंग करना ही बहुत पसंद है। मेरे घर में मेरी बनाई हुई पेंटिंग लगी रहती है, इवन बहुत लोग गिफ्ट भी करते रहते हैं। पेंटिंग करना जब टाइम रहता है तो पेंटिंग भी करते हैं। पढ़ाई करना बहुत पसंद है, तो सोचते हैं भले किस तरह की पढ़ाई करती हैं आप? मतलब पुस्तकें पढ़ती हैं? हाँ, पुस्तक, नॉवेल्स वगैरह ये सब भी पढ़ते हो, और नॉर्मली पढ़ाई भी ऐसे हमने एक बार बीए कर लिया, 2 बार एमए कर रखा है। अब मेरा फिर से मन कर रहा है फिर से कैसे एमए किया आपने? एमए हमने पॉलिटिक्स से किया, सोशल साइंस से एमए किया, हम ज्योग्राफी से करेंगे और हम आगे पीएचडी करना चाहेंगे माउंटेन पे। तो हम उसके लिए बीए से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई कि मुझे उसमें पीएचडी करना है, माउंटेन को एकदम डीपली जानना है जी, उस पर शोध करना है। हाँ। सुनिए जी, पढ़ाई का जो जज्बा है इन दिनों नई पीढ़ी में तो सिर्फ मोबाइल संस्कृति रह गई है, क्या कहना चाहेंगी? ये सच है? आपको मोबाइल से लगाव नहीं है? लेकिन उतना नहीं है। मोबाइल हम यूज करते हैं क्योंकि मोबाइल से जो जानकारी हमें कभी जानकारी हाँ लोगों से नहीं मिल पाती है, बुक्स में उतनी नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो फोन से आप कहीं भी बैठे रहो, कहीं की भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो फोन हम यूज करते हैं, लेकिन जानकारी वगैरह के लिए यूज करते हैं। कभी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है फोन, तो इन सब के लिए तो यूज करते हैं। बाकी मेरा शौक नहीं है, शुरू से ही नहीं है, तो फिर रील्स वगैरह ये सब हुआ, सोशल मीडिया से देखती तो है कभी कभी? नहीं, मन ही नहीं है। फिर कभी देखना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा का हो जाएगा, इसीलिए लत लग जाएगी। हाँ, तो इन सब चीजों में है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं करना है। ये तो शराब की तरह होता है, फोन का एडिक्शन होता है ना, तो शराब की तरह थोड़ा पिएंगे तो आपको लत लग जाएगी इसकी। माउंटेनिंग का जो आपने बात अभी हम लोग कर रहे थे, माउंटेनिंग का रेलवे की तरफ से कुछ फायदा मिलता है, मिल सकेगा? क्योंकि हॉकी के लिए तो आप रेलवे में आई हैं, बाकी ये जो पार्ट है ये दूसरा है, तो अब क्या उम्मीद करती हैं प्रशासन से, शासन से, और क्या इसमें आपकी पहल होगी? अभी देखिए, माउंटेन अभी तक तो जितने भी हमने माउंटेन अभी जो माउंटेन गए उसमें रेलवे का मतलब कुछ योगदान रहा? रेलवे ने है कि हमें छुट्टियां तो दी हैं, मतलब और उस अपने उनका रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो पूरे रेलवे में कोई भी हो सबके एक साथ, हाँ 30 SCL देता है, 30। आप 30 में आप कितना चढ़ लो नहीं चढ़ो वो आपकी मर्जी, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं वो सबके लिए ऊपर है। हाँ, जो भी चढ़ेगा उसको 30 देंगे, चाहे उसमें आप कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो मेरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है उससे, तो क्योंकि 30 में तो कोर्स ही हो पाता है जी। तो फिर कैसे आप मैनेज करती या मन मार के बैठ जाती, हालात होती हैं? हाँ, अभी इसीलिए ज्यादा माउंटेन भी नहीं चढ़ पा रहे क्योंकि छुट्टियों का शॉर्टेज है, और हम बचा के रखे हैं एवरेस्ट पे चढ़ना है। हमें अपने ड्यूटी में भी एब्सेंटी देनी है और एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है, तो अपनी छुट्टियां बचाए हैं और अभी कम मतलब माउंटेन क्लाइंब किए हैं, बस छुट्टियां। आपने मान लिया है कि अपने देश का झंडा और बुंदेलखंड का काम ऊंचाई तक ले जाए? जी बिल्कुल, हम करेंगे। अब चाहे हमें मदद मिले किसी से या नहीं मिले, पूरी कोशिश करेंगे कि मदद मिल जाए। नहीं मिलेगी तो लास्ट ऑप्शन तो है कि हम अपने हिसाब से ही करके जाएंगे, कम से कम बजट में जो काम पैसों से हो रहा होगा, जहाँ तक सोचेंगे फ्री में हो जाए या हमारी ज्यादा मेहनत कोई सहयोग कर दे। हाँ, स्पॉन्सर्ड वगैरह मिल जाते हैं कई। हाँ, मिल जाए, ठीक है, मतलब कोशिश तो ये मिल जाए, बाकी नहीं तो जाएंगे। सपना है, पूरा तो जरूर करेंगे। सुनिए जी, माउंटेन के बारे में आपने जो सब जानकारी दी है उसमें भी बड़ी कठिनाई का दौर आता है, उसको भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए कि कहाँ आप मुश्किल में आई और कैसे उसको मैनेज किया आपने? माउंटेन में तो ऐसा लगता था हम जिस माउंटेन पे चढ़ने जा रहे हैं हमें वहाँ मुश्किलों में फंस रहे हैं। मतलब ऐसा होता था कि एक टाइम पर कि नहीं अब वापस जाना है, या तो मर जाएंगे यहाँ रह जाएंगे, या अगर जिंदा रहे तो वापस जाना पड़ेगा। तो माउंटेन पे तो आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि अब इससे आगे नहीं हो सकता है। पानी नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है, ऑक्सीजन तो मान लीजिए बहुत कम मिलती है, उसी में सर्वाइव करना है। नींद नहीं आएगी स्टार्टिंग में क्या आपको 10 दिन में भी क्या पता आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हुई, तो आप समझ लो आप 10 दिन तक सो नहीं रहा और दिन में आपको चलना है हर हाल में वजन लेके। ऐसी प्रॉब्लम आती थी। पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी वहाँ, क्योंकि हमेशा बर्फ जमा मिलता है। आपने बातचीत में बताया था कि एक बार आपकी पानी की बोतल गिर गई थी, तो आपने उस दौर में कैसे मैनेज किया था? ये हुआ था कि हम लोग बस समिट कैंप 3 तक गए। कैंप 3 के बाद समिट हमारा, तो नाइट में निकलना पड़ता है समिट के लिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में निकले तो सनलाइट, माउंटेन ऊंचाई पे है तो सनलाइट पड़ती है, तो वो मैट होते हैं, और मैट वाले आइस पे चढ़ना डेंजर है कि आप अंदर भी घुस सकते हैं आइस फिसल के आपको नीचे गिरा सकता है। तो आप रात में वो स्टिप जमा होता है, आपको उस टाइम ही क्लाइंब करना है उस पर। तो हम लोग वही 12 बजे निकल गए थे। 12 बजे निकले,
एक डेढ़ बजे ही हम एक माउंटेन छोटा सा एरिया था, वहीं से गिर गए। मेरा बैग वैग सब गिर गया था, तो उसमें बैग में से बॉटल निकल गई और आइस था और नाइट था, नाइट के टाइम बॉटल गिर गई, बगल में भी होगी तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि अंधेरा इतना है, तो वो नहीं पता चला, एक ही बॉटल थी तो गिर गई। अब चल रहे अभी तो हमें सुबह 7 बजे सबमिट करना था, वो कंटिन्यू पूरी रात चलना था। तो पानी आपका गिर गया, हाँ, फिर आपने कैसे मैनेज किया? चल कुछ नहीं, बर्फ उठाते थे, गोला बनाते थे। पहले बर्फ तो आपको पता है सब स्नोफॉल जो रहती थी इतनी सारी लो तब जाके इतना सा पानी बनता है, तो बर्फ उठाते थे, उसको खूब दबा के गोला बना के मुंह में चला जाए। मुंह में जाने के बाद उसको मुंह में काफी देर, अपने बॉडी टेम्परेचर से उसको पिघलाते हैं। मुंह में थोड़ी देर रखते जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट बर्फ वैसे तो नहीं खा सकता कोई भी, उसे मेल्ट तो करना ही पड़ेगा, और सूखी बर्फ रहती है वहाँ तो मेल्ट होती थी। जब पानी बनता था कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते थे वहाँ पे, और आप मुंह बंद करके रखना है, आपको मुंह बंद करते हुए चलना है और उसमें पानी उसका इंतजार करना है कि पानी पीने को तब मिले। ये तो बहुत प्रॉब्लम आई थी इसी बार लास्ट टाइम जो माउंटेन चढ़े 20,000 फीट। उसमें आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपके अंदर निराशा आई थी या लगा था कि कुछ करना है तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है? मतलब बस ये लग रहा था, हमारे साथ और गाइड वगैरह भी थे, नेपाल के गाइड थे, हम उनसे यही बोले थे मुझे यहीं छोड़ दो, अब नहीं जाना है, हाँ। यहीं छोड़ दो, मैं ऐसे ले लेना। हाँ, तो ये था ना कि वहाँ पे बहुत तूफान भी चल रहा था और बहुत वाइड आउट था, रात के टाइम तो माउंटेन पे तूफान चलता ही है नॉर्मली है, तो वो बोल रहे नहीं हम छोड़ नहीं सकते, अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाए और रात है, हम जरूरी है इसी रूट से जाना, इसी से वापस आए, पहाड़ों को कोई रूट थोड़ी ना बने रहते हो, वो तो जहाँ चलने को मिला आपने चल दिया, लौटते टाइम ये रूट ही ना मिला, तो बोले नहीं छोड़ तो नहीं सकते, उनकी जिम्मेवारी। हाँ, और वापस आने के लिए में और भी लोग हैं, हम जा भी नहीं सकते, वो नहीं मतलब हर हाल में चलना है आपको, जितना चलो वो तो वही बोल रहे थे आप जितना स्लो चल सकते चलो, लेकिन चलो, तो हम लोग वही 7 बजे गिरे, हम पहुंचे तो 10 बजे थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हुई थी, और भी मेरे टीममेट्स थे जो टीम मेंबर्स, उनकी भी सबकी हालत बहुत खराब हुई थी। अच्छा, उस ग्रुप में बेटियों में आप अकेली थी? हाँ, और भी थी? नहीं, लड़कियों में हम अकेले ही थे, हम लोग 3 ही लोग गए थे और 2 हमारे साथ गाइड थे, वो नेपाल के शेरपा थे, और 3 हम लोग थे सबमिट करने वाले, इसमें एक वेस्ट बंगाल का था, एक उत्तराखंड का और हम थे। बेटियों में बुंदेली बेटी अकेली थी जी। अगर आपसे 2 ख्वाहिश पूछी जाए जो पहले क्रम में आपको पूरी करने की लालसा है, तो क्या होगी? पहली तो यही कि एवरेस्ट चढ़ना है हमको, और दूसरी कि मतलब अपने पेरेंट्स को हमेशा उनके अच्छी बेटी बनते रहें, उनकी मदद करें, बस। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरेंट्स की ये भी एक अपेक्षा होती है कि बेटियां अपना घर बसाएं, जीवन साथी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप सोचती हैं कि जीवन जीने के लिए इन सब रिश्ते और वो नाते और शादी विवाह का जो एक कवच होता है सोसाइटी के लिए, उसको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मतलब अब लोगों की सोच होती है कि हाँ हम अकेले जीवन नहीं जी सकते, कुछ लोग ऐसे ही सोच होती है, तो वो लोग फिर वो चाहते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में जीवन साथी होना चाहिए, और कुछ माँ बाप भी होते हैं ऐसे कि नहीं हमारा बच्चा अकेला रह जाएगा हमारे जाने के बाद, तो वो लोग भी ठीक सोचते हैं, माँ बाप भी वहाँ गलत नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा को तो ऐसा है कि उन्हें पता है उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब कहीं भी जा सकती है अकेले, कुछ भी कर लेगी, इससे किसी की जरूरत नहीं है, तो हमें कभी फोर्स नहीं करते, मना भी नहीं करते हैं, वो हमारी मर्जी है, तो हमने तो बोल दिया हमें शादी नहीं करनी है, तो मान गए हैं। बाकी लाइफ जीने के लिए किसी की जरूरत है तो हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। जीने के लिए देखिए ये हो सकता है कि आप स्वस्थ रहो हमेशा, और आपके पास इतना पैसा हो कि आप 2 टाइम पेट भर खाना खा लो, बस जीवन जीने के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, और आपकी फैमिली आपके साथ हो, बस। और वैसे भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ अलग हटके करना है तो कुछ मूल्य गंवाने भी पड़ते हैं। हाँ, ये बात तो है कि लोग परिवार रहता है, रिश्ते नाते रहते हैं, अगर मान लीजिए मेरी शादी हो जाती तो फिर कल के दिन ये रहेगा मेरे बच्चे होंगे, अगर हम एवरेस्ट पे जाए हमें कुछ हो जाए ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रहेगा। हाँ, कि ये रहेगा, क्योंकि माउंटेन फील्ड एकदम वही बात है कि माउंटेन पे जीने से ज़्यादा मरने के चांसेस हैं, फिर ये रहेगा हमारे पीछे जो है उनका क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, और भी है सास ससुर रहेंगे उस टाइम, सबको मतलब सबके बारे में सोच के ना वो शायद हम सपना पूरा नहीं कर पाए, ये सब हमारे सपने में बाध्य होंगी ये सब चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है बैचलर लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सुनिए जी, बंजारा बीट एक ऐसा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है जिसमें हम आप जैसी प्रतिभाओं को और जो होनहार और अलग हटके काम करने वाले बच्चों को हम उनके कामों के हिसाब से उनको हम
आपके चैनल पर दिखाते हैं। हम चाहेंगे कि आप युवा पीढ़ी को अपने जोश वाले अंदाज में, ऊंचाई वाले अंदाज में एक मैसेज दें। हम सभी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करिए। फिर चाहे उस कोशिश के लिए आपको अपने परिवार से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े या पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, लड़िए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो पहला स्टेप रखने को होते हैं ना ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, उस स्टेप को चढ़ने से पहले इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बस वो फर्स्ट स्टेप, हाँ, अगर आपने पहले चढ़ दिया ना तो धीरे धीरे आपको सपोर्ट करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे और आपके अगेंस्ट वाले कम होते जाएंगे। लेकिन पहला स्टेप के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और सबसे पहली लड़ाई होगी आपके घर से शुरू। इसीलिए लड़िए, डरिए मत इस लड़ाई से। सनी जी, एक बात जो कि आपने इतने साहस की कही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी सारी आपकी जो यात्रा है अब तक के खेल की, माउंटेनिंग की, तो मुश्किलें और कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं। लोग कहते हैं कि यूं ही कोई नहीं बन जाता रजनीगंधा, तो मुश्किलें भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, किस टाइप की आई है? बिल्कुल, मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली, मतलब गरीब परिवार था हमारा। हम वहीं से शुरू किए, मिट्टी के मकान में रहते थे हम लोग, बहुत टपरा टाइप का डला था, उसमें ही रहते थे। तो हॉकी भी, खेलों के मामले में तो देखिए खेल तो सारे एक्सपेंसिव है, खेलों को लोग तवज्जो भी नहीं देते। हाँ, और आजकल तो लोग फिर भी हॉकियां बांट दे रहे हैं, कहीं कोई बॉल बांट देता है, मतलब पहले लेकिन इतना कोई सपोर्ट नहीं करता था। फिर लड़की होके, हाँ, और इवन हॉकी के कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो वो सीनियर्स रहते थे, उनके कपड़े मिल जाते थे, वो पहन के खेलने जाते थे। हॉकी खरीदने के पैसे नहीं होते थे और उस समय कोई हॉकी नहीं देता था। आज तो जब से बीजेपी सरकार आ गई या कोई भी सरकार, सभी खेल को लेके जागरूक हो गए हैं। हाँ, तो वो खेल के थोड़े बहुत सामान बांट देते हैं, पहले कुछ भी नहीं मिलता था। तो ऐसा होता था, हमारी मम्मी क्या करती थी, घर में जो जितना कबाड़ा रखा हो, लोहा टूटा उटा, वो सब बेच के हॉकी खरीदती थी। और हॉकी टूटने के बाद भी हम उसमें तार बांध रहे थे, फेविकोल लगा रहे, क्योंकि टूटने के बाद दोबारा नहीं खरीद सकते। तो ये सब बहुत ऐसे मुसीबत आई हैं। और पैदल चल के बहुत दूर जाना है, क्योंकि साइकिल खरीदने तक की दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो ये संघर्ष भरा रहा जीवन इस मामले में, तो क्योंकि पैसे नहीं थे, मेन प्रॉब्लम थी, पैसे नहीं थे। तो बस हर तरह से इस टाइप के संघर्ष हुए कि बस पैसे नहीं है, काम करना है। फिर भी सारा इंटरव्यू में आपने मम्मी का 2-3 बार जिक्र किया, आपने उनके नाम कब लिए? हाँ, मेरी मम्मी, मैं चाहूँगा आप अपने मम्मी पापा का नाम कब लेकर। मेरे पापा का नाम है श्रीमान हरिमोहन कुशवाहा और मेरी माता जी है श्रीमती सरोज कुशवाहा, क्योंकि वो आपकी सबसे पहली प्रेरणा स्रोत है। जी बिल्कुल। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। फैमिली में कम से कम एक मेंबर तो होना चाहिए आपकी साइड हो, अगर सारे आपके अगेंस्ट है तो आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तो एक तो होना चाहिए। तो ये थी सोनिया कुशवाहा, जो अपनी ज़िंदगी के खेल के पड़ाव को और ज़िंदगी में मुश्किलों की कहानी को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झांसी की बेटी, आज 15 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट सिंकुन वेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 20,000 फीट और 20,219 फीट पर अपना तिरंगा झंडा लहरा रही हूँ। और सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि झांसी के रेल में, उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल में कार्यरत हूँ। आज मैं सिंकुन वेस्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 20,219 फीट। आज मैं यहाँ इंडियन रेलवे का फ्लैग लिए खड़ी हूँ। और आज मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय रेल में जो भी कर्मचारी हैं, विशेषकर महिलाएं, अब दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी पहाड़ को भी फतेह कर सकती है। और मेरी जीत केवल मेरी ही जीत नहीं, ये भारतीय रेल की, पूरे भारतीय रेल की जीत है और हर उस महिला की जीत है ये, जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।